गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने संविधान निर्माण के अंदर दक्षिणी अफ्रीका के बारे में हमने चर्चा की थी और इसके साथ साथ ANC क्या थी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, नेल्सन मंडेला थे, उनकी भूमिका क्या थी, दक्षिणी अफ्रीका को स्वतंत्रता किस प्रकार मिली थी, श्वेत और अश्वेत जो लोग थे उनके आपसी जो भेदभाव थे उससे निजात पाने के लिए नेल्सन मंडेला और अश्वेतों का जो सहयोग था वो किस प्रकार था। अश्वेतों का सहयोग करने वाले अन्य जो सदस्य थे उसमें से कुछ श्वेत लोग भी थे जो काफ़ी संख्या में अश्वेतों का उन्होंने अत्याचार करने के खिलाफ जो है विद्रोह किया था या फिर नेल्सन मंडेला का उन्होंने साथ दिया था। आज हम बात करते हैं संविधान के अंदर। संविधान जो होता है वो किसी भी देश का, तो उसको उच्चतम कानून हम क्यों मानते हैं। संविधान को उच्चतम या सर्वोच्च कानून माना जाता है, ऐसा क्यों होता है। एक क्षेत्र में साथ साथ रहने वाले जो नागरिक होते हैं, जिसमें सरकार और एक किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले नागरिक के जो नागरिक होते हैं उनके अंदर संबंधों को जो निर्धारण करने की जो व्यवस्था है वो क्या है, संविधान में होती है। सरकार और लोगों के बीच संबंध जो दर्शाता है वो कौन दर्शाता है, वो है संविधान। क्योंकि संविधान के अंदर ऐसे बुनियादी नियम बनाए गए हैं जो किसी भी राष्ट्र का जो संचालन होता है सरकार के द्वारा वो किस आधार पर होता है, उन नियमों के द्वारा ही होता है। क्योंकि संविधान जो है वो नियमों का संग्रह कहलाता है किसी भी राष्ट्र के संचालन के लिए। तो सरकार और किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले विभिन्न समुदायों के लोगों के बीच के अंदर जो संबंधता दर्शाता है, इसी कारण संविधान को जो है उच्चतम कानून की संज्ञा दी गई है। अब हम बात करते हैं उद्देशिका की। संविधान के अंदर उद्देशिका जो शब्द है वो क्या है। उद्देशिका का जो भाव है वो किससे जुड़ा है, वो है प्रस्तावना से जुड़ा हुआ होता है और इसको भारतीय संविधान की क्या बोला जाता है, आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा यानी प्रस्तावना या फिर उद्देशिका को कहा जाता है। यह सरकार की जो कार्यशील प्रणाली होती है, सरकार की कार्यशील प्रणाली और कानूनों व कानूनों का क्या है, विवरण प्रस्तुत करती है, विवरण देती है। किसमें होता है, उद्देशिका के अंदर, जो एक प्रस्तावना जैसा ही है। और भारतीय संविधान की जो आत्मा है वो उद्देशिका को बोला जाता है। सरकार की कार्यशील जो प्रणाली होती है और कानूनों का जो विवरण दिया जाता है वो किसमें होता है, उद्देशिका के अंदर होता है। अब कोई भी लोकतांत्रिक संविधान में जो सोशलिस्ट है, जो समाजवाद है, उसका क्या अर्थ होता है। समाजवाद में किसी भी प्रकार की जो संपत्ति होती है वो सामूहिक रूप से उत्पन्न होती है। समाजवादी जो व्यवस्था है वो क्या है, समाज में संपत्ति जो है सामूहिक रूप से उत्पन्न होती है और उस संपत्ति का बंटवारा जो होता है वो किस क्या है, समान रूप से होना। समान रूप से
होना सरकार को जो सामाजिक आर्थिक असमानता को कम करने का जो प्रयास है वो किसमें किया जाता है, समाजवादी या सोशलिस्ट जो शब्द है उससे जुड़ा होता है संविधान के अंदर। तो कोई भी सार्वजनिक जो संपत्ति होती है सरकार के द्वारा जो संपत्ति घोषित की जाती है, जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग का बराबर का हक होता है, वो अपनी इच्छा से उस संपत्ति का अपनी कार्य के लिए या अपनी आवश्यकता के लिए इसका प्रयोग कर सकता है। तो इस प्रकार लोकतांत्रिक संविधान के अंदर समाजवाद या समाजवाद की जो व्यवस्था है या सोशलिस्ट जो है वो कहा जाता है। पंथ निरपेक्ष एक शब्द है संविधान के अंदर दिया गया है, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है, सभी धर्मों को मानने वाले जो लोग हैं किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म को मानने की जो स्वतंत्रता, मानने की स्वतंत्रता क्या कहलाती है, पंथ निरपेक्ष कहलाती है। सरकार जो है सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान रूप से देखती है, सभी धर्मों का समान रूप से आदर करती है। यही व्यवस्था भारत के संविधान के अंदर की गई है। तो इस प्रकार एक लोकतांत्रिक जो देश है जिसमें समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, लोगों का जो शासन का जो चुनाव होता है, सरकार का जो चुनाव होता है वो किसके द्वारा होता है, लोगों के द्वारा होता है। तो ऐसी व्यवस्था है वो क्या कहलाती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था कहलाती है। अब उद्देशिका के अंदर एक शब्द दिया गया है बंधुता, यानी बंधुता है वो क्या है, बंधुता का मतलब क्या होता है, आपसी मेलजोल या ऐसा आचरण जो परिवार के सदस्यों की तरह होता है, किसी भी परिवार के सदस्य की तरह समाज के अंदर मिलकर रहना बंधुता को उजागर करता है। नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से जो है कम नहीं समझता, ऐसी जो व्यवस्था है वो बंधुता के अंदर कही गई है। अब हम बात करते हैं, कल हमने चर्चा की थी भी संविधान सभा के जो कुछ सदस्य थे उनके नामों की सूची दी थी। तो भारत का जो संविधान का जो निर्माण है वो किस प्रकार हुआ, संविधान कब पूरा हुआ था, और प्रारूप समिति के जो प्रारूप जो समिति थी वो क्या थी। भारतीय संविधान का जो निर्माण है, संविधान का निर्माण, संविधान का जो प्रारूप एक समिति द्वारा बनाया गया था जिसको प्रारूप समिति कहा गया था, और जिसने संविधान के लिए एक प्रारूप तैयार किया था। संविधान के निर्माण में प्रारूप समिति का जो अहम योगदान था, जिसमें एक प्रकार की प्रारूप बनाया गया था या विवरण जो है मुख्य रूप से रखा गया था। इसकी जो अध्यक्षता है प्रारूप समिति की वो किसने की थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। और इस प्रारूप समिति की जो कुल सदस्यों ने कितने वर्ष, 114 दिन तक 114 दिन तक वहाँ पे कार्य किया था प्रारूप समिति के जो सदस्य थे। और इसके बाद इस पे जनमत संग्रह करवाया गया था, जनमत संग्रह।
और उसके बाद में प्रारूप समिति ने संविधान के निर्माण की जो है प्रक्रिया रखी थी। और संविधान का जो निर्माण था उसका प्रारूप 1946 के अंदर दिया गया था। सबसे पहले जुलाई 1946 के अंदर, जुलाई 1946 के अंदर संविधान सभा के लिए क्या हुए थे, चुनाव हुए थे। जैसा मैंने अभी बताया था, भी प्रारूप समिति ने जो 114 दिन के कार्य के बाद में उसमें जनमत जो संग्रह करवाया था, तो 1946 के अंदर सबसे पहले चुनाव हुए थे प्रारूप समिति के द्वारा, जिसमें दिसंबर 1946 के अंदर इसकी पहली मीटिंग हुई थी। पहली मीटिंग जो है इसकी रखी गई थी। उसके बाद में संविधान के निर्माण में जो 2 हिस्सों के अंदर भारत और पाकिस्तान के अंदर बट गया था। भारतीय संविधान लिखने वाले जो सभा में कुल जो सदस्य थे, संविधान सभा की सदस्यों की संख्या क्या थी, वो थी 299 जो है सदस्य थे। और भारत का संविधान है वो 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हो गया था। इसको अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो है वो लागू किया गया। तो भारत के संविधान के जो निर्माण था उसके अंदर जो भूमिका थी सर्वप्रमुख, वो किसकी थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थी। भीमराव जो अंबेडकर थे वे कौन थे, वे थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। अंबेडकर कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कल मैंने जो सदस्यों की जो संख्या बताई थी संविधान सभा में, उसमें जिक्र किया था भी अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और एक सामाजिक जो है क्रांतिकारी थे वो, और जातीय आधारित भेदभाव के वो काफ़ी विरोधी थे। किसकी, जाति आधारित भेदभाव के विरोधी थे। कौन, भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान निर्माण के लिए जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और एक अलग दृष्टिकोण के साथ उन्होंने असमानताओं को कैसे दूर किया जाए, इस पर उनके जो विचार थे वो क्या है, गांधी जी के विरुद्ध थे। और जिस प्रकार संविधान का जो निर्माण हुआ था, या किसी भी देश के लिए संविधान के निर्माण की जो आवश्यकता होती है वो क्यों होती है, संविधान की आवश्यकता क्यों जरूरी है। देश का जो संविधान है वो लिखित नियमों का एक ऐसा समूह है जो देश में एक साथ रहने वाले लोगों द्वारा सामूहिक रूप से उसको स्वीकार किया जाता है। और संविधान जो है सर्वोच्च कानून कहा जाता है, क्योंकि उच्चतम कानून की जो संज्ञा है वो किसको दी गई है, संविधान को दी गई है। किसी भी क्षेत्र में रहने वाले जो लोग होते हैं, इनका आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोग और सरकारों के बीच में संबंध भी किसके द्वारा तय होते हैं, वो भी संविधान के द्वारा तय होते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों होती है, वो होती है लोगों के बीच में, लोगों के बीच
भरोसा व सहयोग की भावना के लिए। लोगों के बीच में आपसी जो विश्वास हो और एक दूसरे का सहयोग किया जाए, इसी के लिए संविधान का जो संविधान के निर्माण की आवश्यकता है या संविधान की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, किसी भी सरकार का गठन या सरकार के निर्माण के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। सरकार का जो गठन है वो कैसे होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए, और फैसले लेने का जो अधिकार है वो किसके पास होगा, ऐसी व्यवस्था किसमें होती है? संविधान में। फैसले लेने का अधिकार, इसके लिए संविधान की आवश्यकता जरूरी है। अब सरकार जो होती है उसमें अधिकारों की सीमा का जो निर्धारण है, अधिकारों की सीमा का निर्धारण वो किसके द्वारा होता है? वो संविधान के द्वारा होता है। और ये हमें बताते हैं कि नागरिकों को कौन से अधिकार दिए गए हैं। और अच्छे समाज के गठन के लिए, अच्छे समाज के गठन या समाज के निर्माण के लिए भी, और उनकी आकांक्षाओं और उनकी इच्छाओं की अभिव्यक्ति के लिए संविधान की आवश्यकता किसी भी देश को पड़ती है। कल हम बात करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं की, या किस प्रकार के जो संस्थागत प्रारूप थे भारतीय संविधान के निर्माण में, भारतीय नेताओं किन कारकों को जो है प्रभावित किया था, उसके आदर्शों की जो व्याख्या है वो किस प्रकार होगी। थैंक यू।